हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम पॉलिटी के घटना चक्र का चैप्टर संसद का तीसरा पार्ट कार्य संचालन एवं विधायी प्रक्रिया से रिलेटेड एमसीक्यू पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? तो आपका हो जाएगा आंसर बी, भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन तथा भत्ते। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? तो आपका हो जाएगा आंसर सी, भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? तो आपका हो जाएगा आंसर सी, अनुच्छेद 267। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 267 एक आकस्मिक निधि की स्थापना का प्रावधान करता है। यह राष्ट्रपति के नियंत्रणाधीन होती है। इसका गठन किसी अत्यावश्यक आकस्मिक प्रकृति के व्ययों हेतु किया गया है। ऐसे आकस्मिक व्यय का अनुच्छेद 115 या अनुच्छेद 116 के अधीन अनुदानों के रूप में संसदीय विधि द्वारा प्राधिकृत किए जाने के लंबित रहने तक इस निधि में से ऐसे व्यय की पूर्ति के लिए अग्रिम धन देने हेतु यह निधि राष्ट्रपति के व्ययनाधीन होती है। संघ की सरकार यूनियन गवर्नमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला देख लेते हैं। राजस्व विभाग संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले केंद्र बजट को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। ये गलत हो जाएगा। दूसरा देख लेते हैं। भारत की संसद के प्राधिकरण के बिना कोई धन भारत की संचित निधि से निकाला नहीं जा सकता। बिल्कुल सही। आगे देख लेते हैं। लोकलेखा से किए जाने वाले सभी संवितरणों के लिए भी भारत की संसद के प्राधिकरण की आवश्यकता होती है। ये गलत हो जाएगा, इसलिए हमारा आंसर सी हो जाएगा, केवल 2। बजट तैयार करने की प्रमुख जिम्मेदारी वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग की होती है, न कि राजस्व विभाग की। वित्त मंत्रालय का राजस्व विभाग विगत वर्षों में राजस्व संबंधित आंकड़ों के संदर्भ में आने वाले वर्ष के लिए राजस्व का अनुमान तैयार करना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266(1) में संचित निधि का प्रावधान है। संसद की अनुमति के बिना संचित निधि से कोई धन नहीं निकाल सकता है। अनुच्छेद 266(2) में लोक लेखा का प्रावधान किया गया है। इसमें संचित निधि में जमा के अतिरिक्त अन्य लोक धनराशियाँ जमा की जाती हैं। इनमें लोक भविष्य निधि, न्यायिक जमा आदि धन शामिल किए जाते हैं। लोक लेखा से धनराशि निकालने के लिए संसद की अनुमति आवश्यक है। इस निधि का नियंत्रण कार्यपालिका के पास होता है। निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? तो आपका हो जाएगा आंसर बी, आर्थिक कार्य विभाग। संघीय वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य विभाग संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है। आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय करते हैं? तो आपका हो जाएगा आंसर सी, संसदीय स्वीकृति से पूर्व। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो आपको हो जाएगा आंसर बी, अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा है। अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर अनुमति है।
धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो आपका हो जाएगा आंसर बी, अनुच्छेद 110। एक विधेयक को वित्त विधेयक माना जाता है अनुच्छेद 110 के अनुसार यदि इनमें संबंधित प्रावधान शामिल हैं। पहला देख लेते हैं ए, भारत सरकार के उधार लेने का नियम, बिल्कुल सही। भारत के समेकित निधि की निगरानी, ये भी सही है। आगे देख लेते हैं। किसी राज्य के खातों लेखों की लेखा परीक्षा, ये भी बिल्कुल सही है, इसलिए हमारा आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अनुच्छेद 110 के अनुसार उस विधेयक को धन विधेयक माना जाएगा जिसमें निम्न में से कोई भी अथवा सभी उपबंध सम्मिलित होगा। कर देख लेते हैं। किसी कर का अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन। ख देख लेते हैं। भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने या कोई प्रत्याभूत देने या विनियमन अथवा भारत सरकार द्वारा अपने ऊपर ली गई या ली जाने वाली किन्हीं वित्तीय बाध्यताओं से संबंधित विधि का संशोधन। ग, भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, ऐसी किसी निधि में धन जमा करना या उनमें से धन निकालना। घ देख लेते हैं। भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग। अंग देख लेते हैं। किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारतीय व्यय घोषित करना या ऐसे किसी व्यय की रकम को बढ़ाना। या च देख लेते हैं। भारत की संचित निधि या भारत के लोक लेखा से धन प्राप्त करना अथवा ऐसे धन की अभिरक्षा या उसका निर्गमन अथवा संघ या राज्य के लेखाओं की संपरीक्षा। छ देख लेते हैं। उपखंड क से उपखंड च में विनिर्दिष्ट किसी विषय का आनुषंगिक कोई विषय। नोट देख लेते हैं। नोट, प्रश्न के हिंदी अनुवाद में वित्त विधेयक दिया गया है जबकि अंग्रेजी वर्जन में मनी बिल दिया गया है जिसका अर्थ धन विधेयक होता है। अंग्रेजी वर्जन के आधार पर ही इस प्रश्न की व्याख्या की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है? तो आपका हो जाएगा आंसर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। संविधान के अनुच्छेद 110 के उपबंधों के तहत टैक्स लगाना समाप्त करना व उनके विनियमन में प्रत्यावर्तन धन की उधारी का विनिमय करना, भारत की संचित निधि के धन को विनियोग करना तथा किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना, इन सभी की धन विधेयक की परिभाषा में शामिल किया गया है। अतः इस प्रश्न की सही उत्तर विकल्प ई है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध से संबंधित नहीं किया गया है? चलिए देख लेते हैं। तो आपका हो जाएगा आंसर डी, जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा के तहत कर से संबंधित उपबंध, उधार लेने से संबंधित उपबंध तथा संचित निधि एवं आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध तो शामिल है, परंतु जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध इनमें सम्मिलित नहीं है। वस्तुतः अनुच्छेद 110 के खंड 2 के अनुसार कोई विधेयक केवल इस कारण धन विधेयक नहीं समझा जाएगा कि वह जुर्मानों या अन्य अर्थदंड की अधिरोपण का उपबंध करता है।
निम्नलिखित में से सही क्या नहीं है? चलिए देख लेते हैं। प्रत्येक धन विधेयक एक वित्त विधेयक होता है, बिल्कुल सही। प्रत्येक वित्त विधेयक एक धन विधेयक नहीं होता है, ये भी सही है। तीसरा देख लेते हैं। वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है, ये भी सही है। वित्त विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व हस्ताक्षर होते हैं, ये भी सही है। राज्यसभा वित्त विधेयक को 14 दिन तक रोक कर रख सकती है, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति वित्त विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इनकार नहीं कर सकते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। सातवां देख लेते हैं। राज्यसभा वित्त विधेयक को संशोधित कर सकती है, ये सही है। आठवां देख लेते हैं। गतिरोध की स्थिति में वित्त विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, ये भी सही है। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा आंसर बी। धन विधेयक या उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110(1) में किया गया है। प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, किंतु प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका विनिश्चित संविधान के अनुच्छेद 110 के 3 के तहत लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है और उसका विनिश्चय अंतिम होता है। अनुच्छेद 110 के खंड 1 के उपखंड क से उपखंड च में विनिर्दिष्ट किसी विषय के लिए उपबंध करने वाले वित्त विधेयक एवं धन विधेयक दोनों को लोकसभा में ही पेश किया जाता है, जिसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। धन विधेयक पर राज्यसभा को मात्र 14 दिन का समय दिया जाता है, परंतु साधारण वित्त विधेयक जो धन विधेयक नहीं है को राज्यसभा अनिश्चित काल के लिए रोक सकती है। राज्यसभा इसमें संशोधन कर सकती है तथा असहमति की अवस्था में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता, परंतु साधारण वित्त विधेयक को पुनर्विचार के लिए सदनों को वापस लौटा सकता है। आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक धन विधेयक के बारे में सही नहीं है? ये देख लेते हैं। धन विधेयक संसद के दोनों सदनों से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है, ये गलत हो जाएगा, इसलिए हमारा आंसर यही हो जाएगा। यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? तो आपका हो जाएगा आंसर सी, लोकसभा अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका विनिश्चय संविधान के अनुच्छेद 110(3) के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है और उसका विनिश्चय अंतिम होता है। अनुच्छेद 110(4) के अनुसार जब धन विधेयक राज्यसभा को पारित किया जाता है और जब उसे अनुमति के लिए राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तब उसे लोकसभा का अध्यक्ष धन विधेयक के रूप में हस्तांतरित सहित पृष्ठांकन कर प्रमाणित करता है। धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है? तो आपका हो जाएगा आंसर सी, स्पीकर। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो आपका हो जाएगा आंसर बी, लोकसभा का अध्यक्ष। वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका हो जाएगा आंसर डी, यह लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। आयोग के प्रश्न पत्र में हिंदी संस्करण में वित्त विधेयक लिखा गया है, जबकि अंग्रेजी संस्करण में मनी बिल लिखा गया है। अतः इस प्रश्न पर आयोग का आशय धन विधेयक से है, न कि वित्त विधेयक से।
संविधान के अनुच्छेद 109 में धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया को अपनाया गया है। अनुच्छेद 109 के 1 में कहा गया है कि धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। अतः धन विधेयक मनी बिल केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अनुच्छेद 110 के खंड 1 के उपखंड क से उपखंड च में विनिर्दिष्ट किसी विषय के लिए उपबंध करने वाले वित्त विधेयक भी लोकसभा में ही पेश किया जाता है। भारत सरकार द्वारा धन विधेयक सदन में पेश किया जाता है तो आपका हो जाएगा आंसर डी, लोकसभा में। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो आपका हो जाएगा आंसर डी, धन विधेयक लोकसभा में पुनः स्थापित किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 109 के 1 के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है। धन विधेयक लोकसभा में ही पुनः स्थापित प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात राज्यसभा को उनकी सिफारिशों के लिए पारित किया जाता है, जिसे राज्यसभा अधिकतम 14 दिन तक ही रोक सकती है। अनुच्छेद 109 के 5 के अनुसार यदि राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिनों की अवधि में नहीं लौटाती है तो उसे राज्यसभा द्वारा भी उसी रूप में पारित मान लिया जाता है जिसमें वह लोकसभा द्वारा पारित किया गया है। धन विधेयक पेश किया जाता है तो आपका हो जाएगा आंसर ए, केवल लोकसभा में। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो आपका हो जाएगा आंसर बी, धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका हो जाएगा आंसर बी, धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होता है। धन विधेयक कहाँ पुनः स्थापित किया जाता है? तो आपका हो जाएगा आंसर ए, लोकसभा में। भारत के संविधान के अंतर्गत एक धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है तो आपका हो जाएगा आंसर सी, लोकसभा में। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती। तो आपका हो जाएगा आंसर बी, 14 दिन तक। अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है। तो आपका हो जाएगा आंसर डी, 14 दिन तक। लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम इतने समय तक रोके रख सकती है। तो आपका हो जाएगा आंसर डी, 14 दिन तक। 14 दिन तक राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिनों के अंदर इसे लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए? तो आपका हो जाएगा आंसर बी, 14 दिन के अंदर। निम्न क्रिया विधियों में से कौन सी ऐसी धन विधेयक को अंगीकार करा लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका है किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया हो? तो आपका हो जाएगा आंसर डी, यह पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा इसे दोबारा संशोधन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करते हुए पास कर दे। अनुच्छेद 109 के प्रावधानों के तहत धन विधेयक के संदर्भ में लोकसभा को अधिक विशिष्ट अधिकार प्राप्त हैं एवं राज्यसभा के अधिकार सीमित हैं। अतः यदि राज्यसभा ने लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक में कोई संशोधन किया है तो लोकसभा इसे
इसे स्वीकार या अस्वीकार करते हुए पारित कर सकती है। कोई विधेयक जिनमें से केवल व्यय अंतर्वलित है और अनुच्छेद 110 में भी निर्दिष्ट कोई विषय उनमें सम्मिलित नहीं है, उसे तो आपका हो जाएगा आंसर बी, संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर्वलित है और अनुच्छेद 110 में भी निर्दिष्ट कोई विषय उनमें सम्मिलित नहीं है, तो उसे संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। इसे साधारण विधेयक की तरह प्रयोग किया जाता है तथा इनके लिए भी वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जो साधारण विधेयक के लिए अपनाई जाती है। तथापि अनुच्छेद 117 की 3 के अनुसार भारत की संचित निधि से व्यय करने संबंधित उपबंध वाला विधेयक संसद के किसी सदन द्वारा तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक ऐसे विधेयक पर विचार करने के लिए उस सदन से राष्ट्रपति ने सिफारिश नहीं की है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्दावली भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है, तो आपका हो जाएगा आंसर सी, बजट। संविधान में बजट शब्द का उल्लेख कहीं नहीं है, जबकि अनुच्छेद 112 के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख है। बजट पर संसद के नियंत्रण के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है, तो चलिए देख लेते हैं। ए, बजट के निर्माण में संसद का कोई हाथ नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। संसद को समेकित निधि पर प्रभावित व्यय को बढ़ाने की शक्ति प्राप्त है, बिल्कुल सही। संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई कर आरोपित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है, यह गलत हो जाएगा। संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना किसी कर में वृद्धि करने की शक्ति प्राप्त नहीं है, ये गलत हो जाएगा। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा आंसर बी। समेकित निधि संचित निधि पर प्रभावित व्यय अनुच्छेद 113 के एक संसद में मतदान के लिए प्रस्तुत नहीं किए जा सकते हैं, केवल उन पर चर्चा की जा सकती है। अतः प्रभावित व्ययों में कोई परिवर्तन करने का अधिकार संसद को नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी विधियां भारत के लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण रखने के काम आती हैं, चलिए देख लेते हैं। पहला, संसद के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रस्तुत किया जाना, बिल्कुल सही है। विनियोजन विधेयक के पारित होने के बाद ही भारत की संचित निधि से मुद्रा निकाल पाना, ये भी सही है। अनुपूरक अनुदानों तथा लेखानुदान का प्रावधान, ये भी सही है। चौथा देख लेते हैं, संसदीय बजट कार्यालय द्वारा समष्टिगत आर्थिक पुनरानुमानों तथा व्यय हेतु सरकार के कार्यक्रम का एक नियतकालीन अथवा कम से कम मध्यवर्षीय पुनरावलोकन, ये गलत हो जाएगा। संसद में वित्त विधेयक का प्रस्तुत किया जाना, ये बिल्कुल सही है। इसलिए हमारा आंसर ए हो जाएगा। भारत के लोक वित्त पर संसद के नियंत्रण के लिए संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाता है। भारत की संचित निधि से मुद्रा निकालने के लिए विनियोजन विधेयक पारित करना पड़ता है। अनुपूरक अनुदानों और लेखानुदान तथा संसद में वित्त विधेयक प्रस्तुत करके भी लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया जाता है। संसदीय बजट कार्यालय द्वारा समष्टिगत आर्थिक पुनरानुमानों तथा व्यय हेतु सरकार के कार्यक्रम का एक नियतकालीन अथवा कम से कम मध्यवर्षीय पुनरावलोकन किए जाने का प्रावधान विश्व के कई देशों यथा ऑस्ट्रेलिया,
कनाडा आदि में है, परंतु भारत में नहीं है। यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता तो आपका हो जाएगा आंसर डी, प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर देता है। वार्षिक संघीय बजट के लोकसभा द्वारा पारित न होने वाला तात्पर्य लोकसभा में सरकार के अल्पमत में जाने से है। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र प्रस्तुत करेगा। भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला देख लेते हैं। गैर सरकारी विधेयक ऐसा विधेयक है जो संसद के ऐसे सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो निर्वाचित नहीं हैं किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट है। ये गलत हो जाएगा। दूसरा देख लेते हैं। हाल ही में भारत की संसद के इतिहास में पहली बार एक गैर सरकारी विधेयक पारित किया गया है। ये भी गलत हो जाएगा, इसलिए हमारा आंसर डी हो जाएगा। गैर सरकारी विधेयक उसे कहते हैं जो कि संसद के ऐसे सदस्य द्वारा सदन के पटल पर पुनः स्थापित किए जाते हैं जो मंत्री नहीं होते हैं, जबकि सरकारी विधेयक उसे कहते हैं जो किसी मंत्री द्वारा सदन के पटल पर पुनर्स्थापित किए जाते हैं। गैर सरकारी विधेयक भी सदन में एक प्रक्रिया के तहत पेश किया जाता है। गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक तथा संकल्पों संबंधित एक समिति का गठन किया जाता है। इस समिति का गठन लोकसभा में किया जाता है। समिति में कुल 15 सदस्य होते हैं तथा लोकसभा के उपाध्यक्ष इस समिति के अध्यक्ष होते हैं। स्वतंत्रता के बाद से अब तक 14 गैर सरकारी विधेयक दोनों सदनों में पारित हो चुके हैं। अतः दिए गए उपर्युक्त कथनों में से न तो पहला सही है और न ही दूसरा कथन सही है। आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है, तो आपका हो जाएगा आंसर ए, आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व। चालू वर्ष का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें चालू वर्ष में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की प्रगति एवं गतिविधियों के साथ राजकोषीय विवरण प्रस्तुत किया जाता है। लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है, तो आपका हो जाएगा आंसर डी, निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। संविधान के अनुच्छेद 116 के तहत विनियोग विधेयक या बजट के समय सीमा के अंदर पारित न होने की स्थिति में जब संघ सरकार को धन की आवश्यकता होती है तो लोकसभा को लेखानुदान के माध्यम से निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से अग्रिम निधि प्रदान करने की शक्ति प्राप्त है। लेखानुदान बना है, तो आपका हो जाएगा आंसर सी, बजट पारित होना लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है, तो आपका हो जाएगा आंसर सी, जब सामान्य बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती। लेखानुदान और अंतिम बजट के बीच क्या अंतर है? चलिए देख लेते हैं।
अस्थायी सरकार लेखानुदान के प्रावधान का प्रयोग करती है, जबकि कार्यवाहक सरकारी अंतरिम बजट के प्रावधान का प्रयोग करती है। बिल्कुल गलत। लेखानुदान सरकार के बजट के व्यय पर मात्र से संबंधित होता है, जबकि अंतरिम बजट में व्यय तथा आवृत्ति दोनों सम्मिलित होते हैं। तो आपका हो जाएगा दूसरा सही हो जाएगा, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा आंसर बी। बजट प्रक्रिया संपन्न होने अथवा बजट पर संसद में चर्चा एवं मतदान होने से पूर्व नए वित्त वर्ष का प्रारंभ हो जाने की स्थिति में वित्तीय संसाधनों के लिए संचित निधि से धन निकालने हेतु लेखानुदान संसद में पारित कराया जाता है। यह सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबद्ध होता है। लेखानुदान अस्थायी एवं कार्यवाहक दोनों सरकारें प्रस्तुत कर सकती हैं। अंतरिम बजट में व्यय तथा आवंती दोनों सम्मिलित होते हैं तथा यह चुनाव से पूर्व की कार्यवाहक सरकार तथा चुनाव के बाद की नियमित सरकार दोनों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। फरवरी 2009 में तत्कालीन कार्यवाहक वित्त मंत्री आम चुनाव की घोषणा तब तक हो चुकी थी। प्रणब मुखर्जी ने वर्ष 2009-2010 के लिए अंतरिम बजट प्रस्तुत किया था। व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है? तो आपका हो जाएगा आंसर डी, अनुदान का अनुरोध। अनुच्छेद 113(2) के अनुसार संचित निधि पर भारतीय व्ययों के अतिरिक्त अन्य व्ययों के अनुमान प्राक्कलन लोकसभा के समक्ष अनुदानों की मांगों के रूप में रखे जाएंगे और लोकसभा को शक्ति होगी कि वह किसी मांग को अनुमति दे या अनुमति देने से मना कर दे अथवा किसी मांग को उनमें विनिर्दिष्ट रकम को कम करके अनुमति दे। सामान्य वित्तीय विवरण में चरण सम्मिलित हैं, तो चलिए देख लेते हैं। बजट का प्रस्तुतिकरण ये भी है, बजट पर चर्चा ये भी है, विनियोग विधेयक को पारित करना ये भी है, लेखानुदान ये नहीं है, वित्त विधेयक को पारित करना ये भी है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा आंसर डी। बजट का प्रस्तुतिकरण, बजट पर चर्चा, विनियोग विधेयक को पारित करना तथा वित्त विधेयक को पारित करना सामान्य वित्त विधायन के चरण हैं, जबकि लेखानुदान प्रत्यानुदान एवं अपवादानुदान अनुच्छेद 116 इनमें शामिल नहीं है। संसद में विधायन प्रस्ताव की पहल करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। पहला देख लेते हैं, एक नवीन राज्य के गठन से संबंधित विधेयक पर, यह भी सही है। ऐसे कारागार विधेयक जिनमें राज्य का हित निहित हो, ये भी सही है। राज्य की सीमाओं में फेरबदल करने संबंधित विधेयक पर, यह भी सही है। धन विधेयक पर, यह भी सही है। ये चारों सही है, इसलिए हमारा आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। प्रश्नगत सभी विकल्पों में प्रस्तुत विधायन प्रस्ताव संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? तो आपका हो जाएगा आंसर सी, कटौती प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव सरकार की दोषपूर्ण नीति की आलोचना के लिए लाया जाता है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव
किसी अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के विषय पर संबंधित मंत्री का ध्यान आकर्षित करने और उससे पद एवं सत्ता की अनुरूप औपचारिक कथन की प्राप्ति के लिए लाया जाता है। कटौती प्रस्ताव बजट पेश होने पर अनुदान मांगों पर बजट के दौरान संसद सदस्यों को धनराशि में वृद्धि का अधिकार नहीं है। वे मात्र कमी कर सकते हैं और ऐसा वे कटौती प्रस्ताव के द्वारा करते हैं, जो 3 प्रकार के होते हैं: नीति निर्नुमोदन कटौती, संकेतीय कटौती एवं मितव्ययी कटौती। स्थगन प्रस्ताव किसी अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के विषय पर सदन के सदस्यों का ध्यान आकर्षित करने हेतु लाया जाता है। कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? तो आपका हो जाएगा आंसर सी, बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। बजट की अनुदान मांगों में संशोधन हेतु लोकसभा या राज्य की विधानसभा में प्रस्तुत किया जाने वाला प्रस्ताव कटौती प्रस्ताव कहलाता है। इनके तहत सरकार द्वारा प्रस्तुत अनुदान मांगों को अनुचित बताते हुए उनमें कमी का प्रस्ताव लाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो आपका हो जाएगा आंसर डी, लेखानुदान। बजट मांगों को पूर्ण रूप से वित्तीय वर्ष के लिए पारित करना, यही सुमेलित नहीं है। बजट प्रस्तुतिकरण एवं बजट मांगों के सदन से पारित होने के मध्य के समय में प्रशासनिक व्यय को पूरा करने हेतु लेखानुदान की मांग की जाती है। अन्य शब्दों में, यह बजट पारित होने से पहले के प्रशासनिक व्यय हेतु आवश्यकता की पूर्ति हेतु एवं अग्रिम मांग है। प्रश्नगत शेष विकल्प सुमेलित है। ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान से निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया जाता है? तो आपका हो जाएगा आंसर सी, स्थगन प्रस्ताव। ध्यानाकर्षण की संकल्पना भारत की देन है। यह आधुनिक संसदीय प्रक्रिया की एक नवीन संकल्पना है और इसमें प्रश्न अथवा अनुपूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। इनमें सदस्यों को अविलंबनीय लोक महत्व के विषय में सरकार की विफलता अथवा उनके द्वारा की गई अपर्याप्त कार्यवाही को सामने लाने का अवसर मिलता है। यह स्थगन प्रस्ताव के सदृश है, परंतु इनमें निंदा का पक्ष नहीं होता। भारत की संसद किनके द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है? तो आपका हो जाएगा स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल और अनुपूरक प्रश्न, इसलिए हमारा आंसर डी हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा। भारत की संसद स्थगन प्रस्ताव प्रश्नकाल अथवा अनुपूरक प्रश्न के द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों पर नियंत्रण रखती है, जिसे इस प्रकार समझा जा सकता है। चलिए देख लेते हैं। पहला, स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य यह होता है कि वर्तमान अर्थात तत्कालीन संसदीय प्रक्रिया को रोककर अविलंबनीय लोक महत्व के मुद्दे पर चर्चा की जाए। प्रश्नकाल, लोकसभा की बैठक का पहला घंटा और राज्यसभा में दूसरा घंटा प्रश्नकाल कहलाता है। दोनों सदनों में प्रश्नकाल के दौरान 1 घंटे तक प्रश्न किए जाते हैं और उनके उत्तर दिए जाते हैं। अनुपूरक प्रश्न,
संसद के प्रत्येक सदन में प्रश्न सामान्यतया मंत्रियों से पूछे जाते हैं और वे प्रश्न 3 श्रेणियों के होते हैं: तारांकिक, अतारांकिक एवं अल्प सूचना प्रश्न। तारांकिक प्रश्नों का उत्तर सदन में मौखिक रूप से दिया जाता है तथा उत्तर के संतोषजनक न होने पर मुख्य प्रश्न से संबंधित अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तारांकिक प्रश्नों के विषय में सही क्या है? चलिए देख लेते हैं। पहला, उत्तर मौखिक दिए जाते हैं, बिल्कुल सही। उत्तर लिखित दिए जाते हैं, ये गलत हो जाएगा। पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, सही हो जाएगा। पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। उत्तर पर बहस की जा सकती है, यह भी गलत हो जाएगा। उत्तर पर स्पीकर का नियंत्रण रहता है, यह भी गलत हो जाएगा। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा आंसर बी, पहला और तीसरा। भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश्य है? तो आपका हो जाएगा आंसर ए, सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु